बहन भाई की इस कहानी को दरवाजा बंद करके देखना। भाई 18 का, बहन 13 की। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। मैं सोने के लिए बिस्तर लगा ही रही थी कि मेरी बेटी अजीब सी जिद करने लगी। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, बेटी क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? तुम हमेशा से मेरे कमरे में मेरे साथ सोती आई हो, अब ऐसी बात क्यों कर रही हो? मगर वो तो जवाब देने के बजाय रोने लग गई और रोते हुए कहने लगी, मुझे नहीं पता, मैं तो भाई के साथ उनके कमरे में ही सोऊंगी। उसकी ये अचानक और बिला वजह की जिद मेरी समझ से बाहर थी। आज तक तो उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने उससे पूछ लिया कि तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? वो कहने लगी, अम्मी मेरी सारी फ्रेंड्स अपनी अम्मी के साथ नहीं बल्कि बहन भाइयों के साथ रूम शेयर करती हैं और आपने ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ लगाया हुआ है। मैं भी अब बड़ी हो गई हूँ और आपके बगैर सो सकती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा उठी और उसे समझाने लगी कि बेटा वो और भी बहन भाई होते होंगे, आपका एक ही भाई है और फिर आपके बाबा भी यहाँ नहीं हैं, इसलिए मैं आपको अपने साथ रखती हूँ। लेकिन वो तो रोना ही शुरू हो गई। मैंने लाख समझाने की कोशिश की लेकिन सब बेसूद रहा। मेरा बेटा जवान हो रहा था, वो 18 साल का हो गया था। अपनी 13 साल बेटी को उसके साथ सुलाना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था। मेरा बेटा 9 साल का हुआ था जब से ही मैंने दोनों बहन भाइयों का बिस्तर अलग अलग कर दिया था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे हमेशा यही बताया था कि लड़के और लड़की का बिस्तर इस उम्र में अलग कर देना चाहिए। और आज पता नहीं अरूज को क्या हो गया था कि वो जिद पकड़ कर बैठ गई थी। कुछ देर तो मैं उसे समझाती रही लेकिन मेरे पास कोई ऐसा जवाब नहीं था कि इसकी बना पर मैं उसे रोक पाती। वो बार बार यही कह रही थी कि वो तो मेरा भाई है, फिर मैं उसके कमरे में क्यों नहीं सो सकती। मैं उसे समझाना चाहती थी कि भाई बहन के दरमियान में हया का पर्दा होता है, लेकिन शायद ये सही वक्त नहीं था। उसका कच्चा ज़हन इस बात को शायद सही तरह से समझ ना पाता। ये सोचकर मैं खामोश हो गई और फिर कहा कि चलो ठीक है, आज की रात अपने भाई के कमरे में सो जाओ। मैं उसका बिस्तर उठाकर अपने बेटे तैयब के कमरे में चली गई। मैंने सोचा बस एक रात की तो बात है, मुझे क्या मालूम था कि ये रोज रोज का मामूल बन जाएगा। तैयब दोस्तों के पास गया हुआ था, मैं बिस्तर लगा रही थी। जब वो वापस लौटा तो मैंने उससे बताया कि अरूज उसके साथ सोएगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और बगैर हिचकिचाए अरूज को गले लगाकर कहने लगा, बहुत अरसे बाद हम दोनों बहन भाई एक साथ सोएंगे। वो दोनों ही खुश नजर आ रहे थे, अलबत्ता मुझे कुछ परेशानी सी थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने बच्चों पर इतबार नहीं था, लेकिन मेरा ताल्लुक जिस घराने से था वहाँ छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था, खासकर बच्चों की तरबियत पर। वो दोनों बिस्तर पर लेटकर बातें करने लगे और मैं अपने कमरे में चली आई। मेरे शोहर दुबई में नौकरी करते थे और यहाँ मैं दोनों बच्चों के साथ अकेले ही रहती थी। हमारा एक छोटा सा घर था लेकिन खुशहाल जिंदगी थी। हर 2 साल बाद मेरे शोहर छुट्टियों पर वापस आया करते थे। उनका कहना था कि जब बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा तो फिर वो हमेशा के लिए वापस आ जाएंगे। मैं अपने कमरे में आकर उन्हें फोन लगाकर बैठ गई। वो अरूज के बारे में पूछने लगे तो मैंने बताया कि आज वो अपने भाई के साथ सोएगी। ये सुनकर वो खुश होकर कहने लगे, चलो तुम्हें मुझसे तन्हाई में बात करने का मौका तो मिला। मैंने अपने शोहर से कहा कि मैं इस बात को लेकर कुछ मुतमईन नहीं हूँ। वो कहने लगे, फजूल बातें ना किया करो, तुम्हारा तो पूरा खानदान ही दकियानूसी है, तुम्हारा भी यही हाल है। मुझे अपने बच्चों पर यकीन है कि वो बहुत ही अच्छे और नेक बच्चे हैं। मेरे शोहर ने मुझे मुतमईन करवाया और फिर बातों में लग गई। बहुत अरसे बाद हमने सुकून से काफी देर बातें की थी, वरना हमेशा रूज फोन मुझसे छीन कर बैठ जाती और खुद इतनी देर तक बातें करती कि उसके बाद मेरे शोहर फोन ही काट देते। तकरीबन 1 बजे के करीब मैंने फोन बंद किया और फिर बच्चों को देखने की गर्ज से अपने कमरे से निकली तो चौंक उठी, क्योंकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जहां तक मुझे याद था तैयब कभी भी कमरा लॉक करके नहीं सोता था, फिर आज उसके कमरे का दरवाजा लॉक क्यों था? इस बात ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं जो शोहर की बातों पर मुतमईन हो गई थी, एक दफा फिर परेशान हो गई। सोचा कि दरवाजा बजाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि बच्चे सो चुके होंगे, उन्हें जगाना मुनासिब नहीं होगा और फिर अगर वो पूछेंगे कि मैंने क्यों दरवाजा बचाया तो मैं क्या कहूंगी। मुझे डर था कि मेरे किसी रवैये की वजह से मेरे बच्चे ये ना समझे कि उनकी माँ उन पर भरोसा नहीं करती। मैं ऐसे ही पलट कर अपने कमरे में वापस आ गई थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से उड़ चुकी थी। मुझे जागते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आई। मैं चौंक कर
उसके कमरे के पास गई तो आवाज आना बंद हो गई। मैं सोचने लगी कि मुझे वहम हो गया है या फिर वाकई आवाज आई थी। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और फिर मैं वापस आ गई और सोने के लिए लेट गई। फिर मुझे वैसे ही अजीब सी आवाज महसूस हुई, लेकिन खुद को ये सोचकर तसल्ली दे दी कि ये सिर्फ मेरा वहम है। और फिर जब मेरी सुबह आंख खुली तो मैं फौरन तैयब के कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा खुला था और वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। ये उसका कॉलेज का दूसरा साल था। अलबत्ता अरूज अभी तक सो रही थी, जबकि अरूज तो मेरे उठाए बगैर खुद ही हमेशा वक्त पर उठ जाया करती थी, मगर आज इतनी गहरी नींद सो रही थी कि बार बार आवाज देने पर भी उसकी आंख नहीं खुल रही थी। मैंने उसे जबरदस्ती उठाया तो वो बहुत मुश्किल से उठकर बैठी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे रात भर जागी हो। आंखें भी नींद की कमी की वजह से सुर्ख हो रही थी। मैंने हैरत से पूछा कि रात भर जागती रही हो क्या, जो अब उठा नहीं जा रहा। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई और जल्दी से पूरी आंखें खोलकर बैठ गई। कहने लगी, नहीं अम्मा, मैं और भाई तो फौरन ही सो गए थे। आपको तो पता है मुझे वक्त पर सोने की आदत है। मैंने उसे घूरते हुए देखा और कहा, इसलिए तो पूछ रही हूँ कि आज क्या हो गया है। बगैर मेरी बात का जवाब दिए वो जल्दी से उठी और मुंह धोने के लिए भागी। उसका रवैया मुझे बहुत ही गैर मामूली लगा था। खैर, मैंने उन दोनों को तैयार करके भेजा और जब अपने बेटे के कमरे से बिस्तर उठाने के लिए गई तो मेरी नजर ऐसी चीज पर पड़ी कि मैं बुरी तरह चौंक गई। मेरे बेटे के कमरे में उस चीज का क्या काम था? आज से पहले तो मैंने कभी ये चीज नहीं देखी थी। मैंने बिस्तर उठाया, सफाई की, खाना भी तैयार कर दिया और फिर दोनों बच्चे वापस आ गए। मैंने सोचा कि सीधी तरह तैयब से पूछ लूं कि रात भर वो दोनों क्या कर रहे थे, लेकिन फिर मैं खामोश हो गई। आज का दौर बदल गया है। पहले जैसा नहीं रहा कि जब माँ बाप सीधी तरह बच्चों से सख्ती से सवाल जवाब करते थे और बच्चे डर कर जवाब दे दिया करते थे। आज के दौर में अगर बच्चों से ज्यादा सवाल जवाब किए जाएं तो वो माँ बाप से ही चिढ़ जाते हैं और फिर दूरियां पैदा होने लगती हैं। बस यही सोचकर मैं भी खामोश रही थी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जमाना बदलने से कुछ नहीं होता, तरबियत के असूल हमेशा एक जैसे रहते हैं। माँ बाप की सख्ती का बदलते हुए जमानों से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर माँ बाप सख्ती ना करें तो औलाद जंगली घास की तरह बुरी हो जाती है। अगली रात जब मैं दोबारा से बिस्तर लगाने लगी तो एक बार फिर अरूज ने जिद पकड़ ली कि वो अब रोजाना भाई के कमरे में ही सोएगी। मैंने नाराजगी से कहा कि मुझे अकेले नींद नहीं आती है तो मेरे साथ सो जाओ, लेकिन वो ना मानी और फिर इतने में मेरे शोहर का फोन आ गया और उसने अपने बाप से मेरी शिकायत कर दी कि मैं इसे भाई के कमरे में सोने की इजाजत नहीं दे रही। ये सुनकर मेरे शोहर गुस्सा हुए और कहने लगे कि अरूज का बिस्तर तैयब के कमरे में लगा दो, अच्छा है हमें भी फुर्सत के कुछ लम्हे मिल जाएंगे। शोहर के हुक्म के आगे मैं खामोश हो गई थी और फिर मैंने अरूज का बिस्तर तैयब के कमरे में लगा दिया था। वो दोनों बहन भाई फिर एक साथ सो गए थे। मैं जब अपने शोहर से बात करके फारिग हुई और कमरे से निकली तो तैयब के कमरे का दरवाजा लॉक था। मैंने सोचा था कि मैं तैयब को सुबह मना करूंगी कि वो कमरे का दरवाजा लॉक करके ना सोया करे, और फिर उस रात भी उसके कमरे से अजीबो गरीब आवाजें आती रही जैसे कुछ खटपट हो रही हो। आधी रात के बाद मुझसे रहा ना गया तो मैंने कमरे का दरवाजा बजाया। पहली दस्तक पर तो दरवाजा ना खुला, लेकिन तीसरी दस्तक पर तैयब ने नींद भरी आंखों से दरवाजा खोला और मुझे देखकर पूछने लगा, क्या हो गया अम्मा, इतनी रात को क्यों जगा रही हो? अपने बेटे की नींद खराब करने पर मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मैंने तैयब से अरूज के बारे में पूछा तो वो कहने लगा वो गहरी नींद सो रही है और मैं भी सो रहा था, आपको वहम हो गया है, जाकर सो जाएं। ये कहकर वो दरवाजा बंद करने लगा तो मैंने उससे रोका और कहा कि दरवाजा लॉक ना करो, तुम अभी बच्चे हो, मुझे फिक्र सताती रहती है। मेरी बात सुनकर उसने अजीब सी नजरों से देखा और ओके कहकर सिर्फ दरवाजा बंद कर दिया। उसे लॉक नहीं किया। मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं बहुत ही ज्यादा सोच रही हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मगर 2 दिन बाद ही अरूज के स्कूल से फोन आया और टीचर ने ऐसी बात कही कि मैं घबरा गई। उन्होंने मुझे स्कूल बुलवाया था। मैं फौरन स्कूल पहुंच गई। अरूज की टीचर ने खसूसी तौर पर मुझसे मुलाकात की और कहने लगी कि अरूज हमारी क्लास की बहुत ही लायक बच्ची थी, लेकिन ना जाने उसे 3-4 दिन से क्या हो गया है, वो सारा वक्त क्लास में सोती रहती है, पढ़ाई पर
कोई तवज्जो नहीं है। 2 दिन से उसने टेस्ट भी गलत देने शुरू कर दिए हैं। मैंने आपको इसीलिए बुलाया है कि मामला ज़्यादा हाथ से निकले, इससे पहले ही हम बात कर लें, ये बच्ची के साथ क्या मसला हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे रात भर सोती ही नहीं है। अब तो इसने अपने दोस्तों से बातचीत करना भी छोड़ दी है, वो बिल्कुल खामोश रहती है और बस सोती रहती है, उसका ध्यान कहीं और ही है। उसने कंपटीशन से भी अपना नाम निकलवा लिया है, जबकि पिछले कई सालों से ये कंपटीशन वही जीत रही है। क्या आपके घर में कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से वो इतनी डिस्टर्ब नजर आ रही है? टीचर की बात सुनकर मैं हैरान हुई। अरूज तो पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। आज तक कभी मैंने उसे पढ़ाई पर फोर्स नहीं किया था, वो खुद ही अच्छे से अच्छा पढ़ती थी। फिर क्यों अचानक ही उसकी परफॉर्मेंस खराब हुई थी? कुछ तो ऐसा था जो मुझे नजर नहीं आ रहा था और मेरे लिए जानना जरूरी था। मैंने टीचर को यकीन दिलाया कि मैं खुद अरूज की पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी और हमारे घर में भी ऐसे कोई मसले नहीं है कि जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो। टीचर कहने लगी, इम्तिहानात नज़दीक हैं, इसलिए मैंने आपसे बात करना मुनासिब समझा। मैंने टीचर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ख़ास तौर पर अरूज पर तवज्जो दी थी और फिर घर लौट आई, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। आखिर ये क्या मामला चल रहा था? अरूज का अचानक अपने भाई के कमरे में सोने के लिए जिद करना और फिर सोने का दिखावा करना, जबकि शायद सच यही था कि वो रात भर जाकर गुजारती थी। मगर इस जागने के पीछे क्या वजह थी? उसने अचानक ये अजीबोगरीब जिद क्यों शुरू की थी और उनके कमरे से आने वाली आवाजें कैसी थी? ये वो सवाल थे जिनके जवाब जानना मेरे लिए जरूरी था। और फिर मैंने फैसला किया कि मैं खामोशी से उनके कमरे में छुप जाऊंगी और खुद देखूंगी कि क्या मामला है। और फिर मैंने ऐसे ही किया। मैंने रात को दोनों का बिस्तर सेट कर दिया और जब दूध के गिलास रखने के लिए गई तो मौका देकर उनके बिस्तर के नीचे ही छुप गई। कुछ देर बाद वो दोनों दरवाजे बंद करके बिस्तर पर लेट गए और फिर उनकी बातों की आवाजें आना शुरू हो गई। वो दोनों बातें कर रहे थे और मेरे होश उड़ते चले जा रहे थे। मैंने तो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत तो नहीं की थी कि वो मुझे धोखा दें, ऐसा कुछ करें कि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊं। मैं सांस रोक के लेटी हुई थी कि जब ही मैंने देखा मेरी बेटी बिस्तर से नीचे उतरी और वॉशरूम में चली गई और जब थोड़ी देर बाद बाहर निकली तो उसके वजूद पर नजर पड़ते ही मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरा बेटा भी बिस्तर से उतरा और अपनी बहन के हाथों में हाथ डालकर उसने अजीब तरह की हरकतें शुरू कर दी। मुझे लगा था कि मैं अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं कर पाई, मैं उन्हें सही और गलत भी नहीं समझा सकी। तो फिर मेरे माँ होने का क्या फायदा था? मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। कुछ देर में ये तमाशा देखती रही, फिर मेरे सब्र की हद पार हो गई और मैं बिस्तर के नीचे से निकलकर उन दोनों के सामने खड़ी हो गई। मुझे देखकर वो दोनों हक्का बक्का हो गए और शर्म से सर झुका गए। मैंने गुस्से में अरूज से पूछा कि ये सब क्या है और ये तुमने किस तरह का लिबास पहन रखा है? भाई के सामने इस लिबास में आते तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, आप तो बहुत ही दकियानुसी बातें करती हैं। मैंने ऐसा भी कोई बुरा लिबास नहीं पहना। मैंने हैरत से सर से पांव तक उससे देखा। वो छोटे से स्कर्ट और पैंट में मेरे सामने खड़ी थी और कह रही थी कि इसने कोई बुरा लिबास नहीं पहना। मैंने बेटे को घूर कर देखा और कहा, तुम बड़े हो, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये सब कुछ गलत है जो तुम दोनों कर रहे हो? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझ पर क्या गुजर रही है कुछ अंदाजा है? तुम दोनों की पढ़ाई भी मुतासिर हो चुकी है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग मेरी दी हुई आज़ादी का इतना गलत फायदा उठाओगे। और अरूज के पास ये लिबास कहाँ से आया है? मेरे पास पूछने को इतने सवाल थे कि समझ नहीं आ रहा था कि पहले क्या पूछूं और किस बात पर गुस्सा करूं। बच्चों को बुरा कहूं या अपनी तरबियत की कमी पर सर पीटूं। तैयब सर झुकाकर कहने लगा कि अम्मा, आजकल ये सब कुछ आम है, मगर आपने हम पर इतनी पाबंदियां लगा दी है कि हम खुलकर सांस भी नहीं ले सकते। अगर मेरे पास मोबाइल फोन ना होता तो शायद हमें तो दुनिया के बारे में कुछ पता ही ना होता और हम कुएं के मेंढक बनकर रह जाते। जब एक दिन आप बाजार गई थी, उस दिन मैंने अरूज को अपने मोबाइल फोन में कुछ वीडियोस दिखाई थी, जिन्हें देखने के बाद अरूज को भी शौक हुआ कि हम दोनों भी यही करते हैं। और फिर जब हमने ये शुरू किया तो हमें मज़ा आने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना मज़ा आया कि हम दोनों अब सारी रात यही करते हैं। लोग तो इसी काम से इतना पैसा कमा रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत भी नहीं है। पता नहीं
क्यों आप हम दोनों पर हर वक्त पढ़ाई का इतना प्रेशर डालती हैं। तैयब की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई और उससे पूछा कि आखिर तुम्हें ये सारी पट्टियां किसने पढ़ाई हैं, पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है। और वो कहने लगा, आज के दौर में पढ़ाई की कोई हैसियत नहीं है। कॉलेज में हर कोई वीडियोस बनाता है, नाचना गाना प्रैंक करता है और मशहूर हो जाता है। सिर्फ मशहूर ही नहीं होता बल्कि पैसे भी कमाने लगता है। जब यही सब मैंने अरूज को दिखाया तो उससे भी वीडियोस बनाने का काम अच्छा लगा और फिर अब हम दोनों ने मिलकर डांस वीडियोस बनानी शुरू कर दी। आप तो हमें हरगिज़ भी इस बात की इजाज़त नहीं देती, इसलिए हमने चोरी छुप के ये काम शुरू किया। हमारी हर वीडियोस पर हज़ारों लाइक आते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं और एक दिन हम इस काम से कमाना भी शुरू हो जाएंगे। पढ़ लिख कर हमें क्या हासिल होगा। तो ये अपने अपना फ़ोन खोलकर मुझे अपना टिकटॉक अकाउंट दिखाया तो मैं शर्म से ज़मीन में ही गिर गई। मेरे बेटे बेटी ने तो बेहयाई की हर हद पार कर रखी थी। वो दोनों हर वीडियो में एक दूसरे का हाथ पकड़े रक्स करने में मसरूफ थे और लोग कमेंट्स में न जाने क्या कुछ लिख रहे थे। मेरे घर की इज्जत मोबाइल फ़ोन की जीनत बन गई थी और मुझे पता भी नहीं चला था। मैंने एक जोरदार थप्पड़ तैयब के मुंह पर मारा और उससे कहा कि यह हरकत करने से पहले कम से कम एक दफ़ा मुझे बताते तो सही, फिर मैं तुम्हें बताती कि क्या सही है और क्या गलत। क्या इस तरह पैसा कमाना ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? अपनी बहन की इज्जत को सरेआम बाजार में हज़ारों लोगों के आगे पेश कर रहे हो। न जाने ये कौन कौन लोग होंगे जो तुम्हारी बहन को इन कपड़ों में रक्स करता देख रहे होंगे। कि इसकी नीयत में कैसा फतूर होगा कौन जानता है। हम क्यों बर्बादी के दहाने पर खड़े हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है या तुम्हें इसके इस्तेमाल की आज़ादी मिली है? तैयब को एकदम ही चुप लग गई थी। वो सर झुकाए खड़ा हो गया था। शायद उसकी समझ में मेरी बातें आने लगी थी। मैंने एक नज़र अपने दोनों बच्चों पर डाली जो अभी कच्ची उम्रों में थे और शायद सही और गलत का पूरी तरह फ़र्क भी नहीं जानते थे। उन्हें बस ये नज़र आ रहा था कि ये पैसा कमाने का असल तरीका है जिसमें मज़ा भी आता है और मशहूरी भी मिलती है। लेकिन दोनों ने ये नहीं सोचा था कि उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। वो दोनों समझ रहे थे कि पढ़ाई किसी काम की नहीं है और ये सब करके भी इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। मैंने उन दोनों को अपने पास बिठाया और बताया कि पढ़ाई लिखाई इंसान में शऊर पैदा करती है, उसे सही और गलत का रास्ता बताती है। पहले के लोग शादी पर रक्स करने के लिए बाहर से औरतें बुलवाया करते थे और अब तो घर की औरतें खुद ही डांस फ्लोर पर खड़ी हजारों लोगों के दरमियान अपना रक्स पेश करती हैं और किसी को ये बात बेहयाई भी नहीं लगती। शायद यही हमारे माशरे की बर्बादी की वजह है। ये मासूम छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों से शर्म और झिझक को एक तरफ रखकर खुलकर बात की, उन्हें इस चीज़ के नुकसानात के बारे में बताया। उन दोनों के साथ ये मेरी पहली बातचीत थी। मैंने माँ बन के नहीं बल्कि दोस्तों की तरह उन्हें सही और गलत समझाया था, क्योंकि अगर इस वक्त मैं उन दोनों को ना रोकती तो शायद वो दोनों इसी को अपनी फलाह का रास्ता समझते और ये भूल जाते कि हम मुसलमान हैं और हमारी फलाह और कामयाबी कम से कम इस टिकटॉक और स्नैपचैट के रास्ते पर तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बेटे को इस ज़माने की ये नई ख्वाहिश कॉलेज से लगी थी जिसे वो अपने साथ घर तक लाया था और अपनी बहन को भी शामिल कर लिया था। मैंने बहुत समझदारी से उन दोनों को अच्छा और बुरा समझाया और ये भी बताया कि हर चीज़ के इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। अगर वो यही टिकटॉक अच्छे कंटेंट के लिए इस्तेमाल करे, कोई दीनी मजहब चीज़ें डाले या फिर फ़लस्तीनियों के हक़ में, तो क्या बेहतर नहीं होगा? इस तरह नाच गाना करके ना सिर्फ वो दोनों गुनाह कमा रहे थे बल्कि ना जाने कितने और लोग इन दोनों को देखकर गुनाहगार हो रहे थे। मेरे समझाने पर उन दोनों को मेरी बात समझ आ गई थी। मेरे शौहर ने हमेशा मुझे और मेरी सोच को दकियानूसी कहा था। शायद यही वजह थी कि मेरे बच्चे ये दकियानूसी समझते थे और मुझसे अपनी बातें खुलकर शेयर नहीं करते थे। मगर जब मैंने उनके साथ दोस्ती शुरू की तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे हर बात बताने लगे। मैं असूलों पर चलना चाहती थी और अपने बच्चों की तरबियत इसी तरह करना चाहती थी जिस तरह एक मुसलमान माँ को करनी चाहिए। मेरे बेटे के बिस्तर से मुझे एक छोटा सा स्पीकर मिला था। मैं उसी दिन खटक गई थी। मेरी गैर मौजूदगी में वो दोनों ही स्पीकर पर गाने लगाकर डांस सीखा करते थे और जब मैं मौजूद होती तो फिर मोबाइल फ़ोन से ही काम चला लेते। उनके नाच गाने की आवाज़ों से होने वाली आवाज़ मेरे कानों में पड़ती थी और वो दोनों झूठ के सहारे सब बातों को छुपा लेते थे। लेकिन
एक माँ अपने बच्चों की हर बात से वाकिफ हो ही जाती है, इसलिए मुझे भी सच पता चल गया था। मैं सब माँओं से यही कहूँगी कि अपने बच्चों को इस वक्त बहुत अच्छी तरबियत करें और इनकी तरबियत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। ये मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ बच्चे नाच गाना और प्रैंक को दुनिया समझ बैठे हैं और उन्हें लगता है कि यही हमारा मुस्तकबिल है, लेकिन दर हकीकत हमारी बर्बादी की यही वजह है। आप लोगों का क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।